नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 9 सितंबर 2025 को होने वाला उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी कि 21 अगस्त से पहले ही INDIA ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार की घोषणा के बाद बेहद दिलचस्प हो गया। कहां तो लगभग सभी ये कयास लगा रहे थे कि मामला नॉर्थ वर्सेस साउथ होगा, लेकिन आंध्रा से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी के नाम ने उपराष्ट्रपति चुनाव को कोई और ही दिशा दे दी है, और वो दिशा है कानून वर्सेस संघ की। एक तरफ बीजेपी ने समीकरण का गणित सेट करने में पूरी सोशल इंजीनियरिंग लगाई ताकि दक्षिण के तमिल वर्सेस द्रविडियन गेम को साधा जा सके और राधा कृष्णन के नाम की घोषणा कर दी, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन ने हारी हुई बाजी को विचारधारा का परचम बनाने का ठान लिया और क्रांति मार्ग को और मजबूती देने की ठानी। यानी ये चुनाव आंकड़ों पर चर्चा से ज्यादा विचारधारा पर बात करने का है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयानात सुनवाएंगे। सुनिए। यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम NDA का प्रत्याशी बनाएंगे और वो NDA के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh. देखिए, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये जो चर्चा है ये आंकड़ों से बहुत आगे की है, वो आपको समझ लेना चाहिए। असल में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल के मौजूदा सदस्यों की संख्या समझ लीजिए 782 है और बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा यानी कि 426 का आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर मौजूदा समय में है। तो आंकड़ों की तो लड़ाई दूर तक नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीजेपी के अगर सभी सांसद मौजूद रहे तो बहुत सरलता से विजयी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष के पास 356 सांसद मौजूद हैं। तो सवाल फिर कहां है, चर्चा फिर कहां है? चर्चा है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम और विचारधारा को लेकर। चर्चा को खास और बेहद बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ में RK मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है RK मिश्रा जी आपका। हमारे साथ में संजीत कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है संजीत जी आपका भी। पूजा मिश्रा हैं हमारे साथ, सपा से प्रवक्ता हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और भी कई बार निरंजन जी मेरे साथ में चर्चा में जुड़ चुके हैं।
चलिए, बहुत स्वागत है और शुरुआत बीजेपी के साथ में करेंगे। बीजेपी जी, माफ कीजिएगा, आर.के. मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस दौरान INDIA ब्लॉक की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हुई, उस प्रत्याशी की घोषणा के बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे थे कि लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई एकता की है, लड़ाई कानून के पुनर्स्थापन की है, तो क्या जहन में सबसे पहले आया आपके? यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम देखते हैं, अगर दोनों पक्षों का मिला जुला अगर उम्मीदवार होता और एक धारा के ऊपर में अगर चलते, तो मुझे लगता है जो कि ये और बेहतर होता और संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसको एक अलग संदेश जाता देश के अंदर में भी। लेकिन हमने देखा जिस तरह से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और जहां तक बात है उम्मीदवार खड़ा करने के लिए ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक आप किस विचार से लेकर के आपने उम्मीदवार खड़ा किया, उसमें अगर हम संख्या बल देखें तो चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 427 वर्सेस 355 की बात हो रही है। तो मैं तो यहां पर कह रहा हूं एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, और विपक्ष का जिस तरह से हमने रवैया देखा है ये मानसून सत्र के अंदर में, आपने देखा होगा जो कि मानसून सत्र के अंदर में संसद को चलने न दिया जाना, हाँ। इतने महत्वपूर्ण बिल को भी न पास होने दिया जाना, मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं विपक्ष कैसा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह के नैरेटिव की बात कर रहे हैं आप मिश्रा जी? ये जो कह रहे हैं जो कि ये विचारधारा की और जो बात कर रहे हैं ये लोग, मैं वही विचारधारा की बात कर रहा हूं। अगर विचारधारा की अगर बात होती जी, बीजेपी ने अगर कैंडिडेट की घोषणा करी है तो क्या वो किसी विचारधारा को लेकर के नहीं आई है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो कि अगर ज्वाइंट अगर कैंडिडेट होता, अगर उसी को सपोर्ट करते, तो मैं तो यहाँ पर विचारधारा की बात ही नहीं कर रहा हूं। विचारधारा की बात तो विपक्ष कर रहा है। सर, ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए तो मैं जहां तक समझती हूं, अगर मुझे किसी के साथ में कोई ज्वाइंट काम करना है तो उसके लिए कुछ बैठकें करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है। इस तरह की चर्चा की या बैठकों की खबरें तो बीते दिनों नहीं आई सत्ता पक्ष की तरफ से, तो आप यहाँ पर डिबेट में कैसे कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट उम्मीदवार होता? ज्वाइंट उम्मीदवार आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, उस उम्मीदवार को समर्थन दे दो, यही ज्वाइंट उम्मीदवार है, ऐसा? पूजा जी, आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से हम कुछ इस सत्र की ही अगर बात कर दें, मानसून सत्र की ही बात कर दें, इस मानसून सत्र में जो विपक्ष का रवैया रहा है, क्या हमने या देश ने नहीं देखा है क्या? क्या आप जानते हैं जो कि क्या विपक्ष को साथ लेकर के चलने का हमने कोशिश नहीं किया? क्या सत्ता पक्ष ने कोशिश नहीं की? जो कि इस मानसून सत्र में जब जनता के टैक्स के पैसों को बर्बाद करने के लिए आप यहाँ पर संसदीय परंपरा तक को तार करने के ऊपर में लगे हुए हैं, तो क्या हमने साथ लेने की कोशिश नहीं की? केवल यही नैरेटिव सेट करना नहीं, ये पक्ष का ही काम है जो कि संसद को कैसे चलाया जाए। क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात करने लगते हैं जो कि नहीं, हम अपनी बात रखने के लिए जो है सो बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बात उसकी नहीं है, बात यह है जो कि जनता की बात रखने के लिए संसद की पटल रखी जाती है, और संसदीय पटल के ऊपर में आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये देश और ये जनता नहीं देख रही है क्या? ठीक है, मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है। संजीत कुमार जी के पास जाऊंगे। संजीत कुमार जी, आपके पास आऊंगी। आर.के. मिश्रा जी साफ तौर पर कह रहे हैं, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हमारा मोटिव यही था कि एक संयुक्त उम्मीदवार होता और संयुक्त उम्मीदवार के लिए सभी मिलकर के वोट करते। ये नैरेटिव सेट करना क्यों जरूरी था? बोले। वो उनकी बात तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता की आशा और आकांक्षा उनसे जिस प्रकार दूर चली गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी उससे दूर चले गए। न उनको वर्तमान देश की वर्तमान घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, और ना ही उससे जानकारी लेकर के कोई सीख लेना चाहते हैं। जिस प्रकार पूर्व उपराष्ट्रपति के माध्यम से देश के संवैधानिक संस्थाओं की जिस प्रकार भाद पिटवाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो देश के सामने है। आज न सिर्फ भारतीय आवाज आपकी आवाज इको कर रही है। संजीत जी को प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, आप बोलते रहिए सर। पूरे भारतवर्ष में किन कारणों से
ओपी धनखड़ ने इस्तीफा दिया, आज देश को ये जानकारी नहीं। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव मध्यावधि चुनाव क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किन कारणों से जिम्मेदारी है? और धनखड़ जी अगर स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया तो वह है कहाँ? आज तक वो मीडिया में लगभग 1 महीने बाद बीतने चला है, 1 महीने बाद भी वो मीडिया के सामने आ नहीं पाए। तो देश आज, ये बात और है कि जनता इस उपराष्ट्रपति चुनाव में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन देश की जनता इन बातों पे, इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है, मानना चाहती है। अब आते हैं संख्या बल के ऊपर। मैं सैद्धांतिक को मानता ही मानता हूं, साथ ही साथ संख्या बल के अंदर बहुत अंतर है नहीं। ये चुनाव किधर भी जा सकता है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जो नेता जी सुदर्शन रेड्डी, अब मैं उनका परिचय देना चाहता हूं। किधर भी जा सकता है, ये कैसे कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है? नहीं, क्रॉस वोटिंग की बात ही नहीं मैंने कही है। ये चुनाव ओपन है, ये चुनाव इंडिया गठबंधन के नेता जी सुदर्शन रेड्डी भी जीत सकते हैं। और क्यों नहीं हम आशा रखेंगे? कैसे? विपक्षी दल होने के नाते। कैसे विपक्षी, हाँ मैं बता सकता हूं। विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को प्रयास करें कि जिसको हमने खड़ा किया है वो चुनाव जीत कर जाए, और हम प्रयास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के तमाम ऐसे पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रही हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो हम लोगों के संपर्क में है, जो आज की तारीख में एनडीए के साथ है। लेकिन हो सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वो हमारे साथ हो और हमारे फेवर में वोट करें। आज भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर स्वयं में बहुमत प्राप्त नहीं है। मात्र 240 सीट है, 61 सीट 261 में बहुमत होती है। लगभग 22 सीट कम है लोकसभा के अंदर। तो आज एक अल्पमत सरकार जो स्वयं लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते इस देश के अंदर सत्तारूढ़ है। आज भी मैं आपको पूजा जी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुने नहीं गए। अगर हैं तो आपके साथ मिश्रा जी बैठे हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए कि क्या एनडीए से तो चुने गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चयन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बैठा है? मिश्रा जी इसका जवाब दे दीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र बहुत मोदी ही हास्यास्पद लगता है जो कि अभी संजीत जी इक्वेशन की भी बात कर रहे थे, संख्या बल की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उनको पता है जो कि 427 और 355 में कितना डिफरेंस है। 391 संख्या बल चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल निर्भर किस चीज पर है? तो क्रॉस वोटिंग के ऊपर में कितने का अंतर है सर? कितने का अंतर है? 392 चाहिए, 391 चाहिए जी, 391 चाहिए, तो कितने का डिफरेंस है बताइए? 355 इनके पास है, कितने का डिफरेंस? नहीं, मैं वही तो चीज कह रहा हूं। तो ये निर्भर किस पे है? ये क्रॉस वोटिंग के ऊपर में निर्भर है पूजा जी। मैं यही तो चीज कहना चाहता हूं। कांग्रेस हमेशा से ही आपने देखा होगा जो कि देश को गुमराह करने का काम करती है। और अभी आप कह रहे थे जो कि ये संसदीय दल के नेता एनडीए में तो चुनाव हो चुका मोदी जी का, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। बड़ा दुर्भाग्य है जो कि संजीत जी जैसे मतलब कहते हैं जो कि अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो मुझे लगता है जो कि देश की जनता समझ रही है। नहीं, इसमें भाषा तो जैसा तो कुछ नहीं था। एक सवाल था, सामान्य सा सवाल है, बोलिए। इस विषय को जिस तरह से इन्होंने इंटरप्रिटेट किया, मैं वो चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है, पूजा मिश्रा जी के पास जाऊंगे। पूजा मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगे। क्या कहेंगी? संजीत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि संख्या बल जो दिख रहा है और जो हो सकता है, क्यों नहीं कोई जीत सकता है, इसकी संभावनाएं पूरी हैं। क्या सपा को भी ये लगता है? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको नमस्कार। साथ ही सपा को मैं नमस्कार।
और लोकतंत्र में तो खूबसूरती है। आप देखिए कि एक प्रत्याशी जो एनडीए ने खड़ा किया हुआ है, वो एनडीए ने खड़ा किया हुआ किस पार्टी से आते हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। एक का इतिहास है कि वो तमिलनाडु का बीजेपी से अध्यक्ष रहे हैं 2004 से लेकर के 2007 तक। वहीं पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका इतिहास क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं 2007 से लेकर के 2011 तक। और उड़ती उड़ती कुछ खबर आई पूजा जी, एक खबर आई मेरे पास उड़ती उड़ती, मैं चाहूंगी कि इस पर मोहर लगाने का काम आप कर दें। हालांकि मोहर लगाने का काम संजीत जी करते तो ज्यादा बेहतरीन रहता, लेकिन आप कर दीजिए। चलिए, दोनों ही पैनल में बैठे हुए हैं, आप मोहर नहीं लगाएंगी तो संजीत जी के पास में चली जाऊंगी। जब कैंडिडेट का चुनाव हो रहा था तो टीएमसी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी के राय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। उन्होंने कहा कैंडिडेट तमिलनाडु का नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, और उसको आपने सिर माथे पर रखा। कितनी सच्चाई है? दबदबा बढ़ रहा है क्या दीदी का? देखिए पूजा जी, इंडिया ब्लॉक में जितने भी घटक दल हैं, सबका दबदबा इक्वल है। अगर सजेशन अच्छे आएंगे तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया मतलब जाएगा। अच्छा था सजेशन माना गया? जो है अच्छा था सजेशन माना गया? हाँ, अच्छा सजेशन था, माना गया। ठीक है, यही बस मैं जानना चाह रही थी कि अच्छा सजेशन था, माना गया। पूजा जी अब कंटिन्यू कीजिए अपनी बात पर आप। जी, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है नॉन पॉलिटिकल हो, और वो जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन है, उसको इक्वल तरीके से देख सके। यहाँ पे जो है जो गवर्नर हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो उनको क्यों वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया गया हुआ है? क्योंकि वो पार्टी लॉयल्टी के हिसाब से गवर्नर बने थे। आपको पता है गवर्नर लोग कैसे बनते हैं। और दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। तो अगर आपको एक ऐसा प्रत्याशी मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एकदम बिल्कुल फिट प्रत्याशी, तो आपको नहीं लगता पूजा जी कि आप वोट करेंगे उसके लिए? बिल्कुल किया जाएगा। और जब जो है मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी काउंटर बोलिए। सरकार है, एनडीए की सरकार हमें बैठाती, हमसे पूछती, तो क्या पता जो सजेशन हमने जो है हमारे मीटिंग में आया वही सजेशन इनके पास भी जाता, एक कलेक्टिव प्रत्याशी आता। ऐसा तो कुछ इन्होंने किया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि संसद की परंपरा को नहीं मानते जा रहे हैं। संसद की परंपरा को तो 2014 से लेकर के अब तक तार करते चले आए। आपने कितनी बार आपने कन्वर्सेशन किया, कितनी बार जो पूजा जी देखिए, अभी कह रहे थे जो कि राज्यपाल कैसे बनाया जाता है ये सबको पता है। कोई स्थगन प्रस्ताव पूजा जी 2 बार के चुने हुए सांसद हैं, 2 बार के चुने हुए सांसद हैं, और जनता ने चुन करके उनको संसद में भेजा हुआ है। आप ये राज्यपाल की ही बात मत करिए। 2023 में झारखंड के राज्यपाल थे और 2024 के अंदर में महाराष्ट्र के। मैं इतना कहना चाहता हूं जो कि जनता ने उनको चुन करके भी भेजा हुआ है 2 बार। वो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो आप ये नहीं कहिए, वो जो जनता के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, जनता के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, वो जनता के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं वो पूजा जी। में रहा है वो पार्टी लॉयल्टी के लिए काम करेगा। वो जो प्रश्न काल में बिरला जी जैसे कहेगा कि प्रश्न काल में आप ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन नहीं चाहते हैं, इस तरीके की बातें करेगा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी हो संसदीय परंपरा को बिल्कुल निभाएंगे। लेकिन आप संसदीय परंपरा को ही तार-तार करने लगते हैं। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही तार-तार करने लगते हैं। आप लोग जिस तरह से बिल पर चर्चा नहीं करते, ठीक है, आप लोग बिल पर चर्चा नहीं करते। आप लोग दुर्भाग्य यही है, संसद की खींच डिबेट में मत निकालिए सर। में चर्चा नहीं करते। सर संसद की खींच को डिबेट में मत निकालिए, संसद की खींच को डिबेट में मत निकालिए। निरंजन पोद्दार जी के पास में जाऊंगे। निरंजन जी, बीजेपी कह रही है कि सीपी राधाकृष्णन जिनका निर्वाचन किया, माफ कीजिएगा, जिनका नाम डिक्लेयर किया गया, जिनको उम्मीदवार के लिए निर्वाचित किया गया, वो जो है वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं और उनके नाम के साथ जाना चाहिए। लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उनके साथ में आरएसएस का ठप्पा लगा हुआ है, और आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही पराठे के 2 फाड़ हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर
INDIA ब्लॉक के दूसरे कैंडिडेट की, तो रेड्डी साहब जो है वो न्यायपालिका से आते हैं, लेकिन इनके पास संख्या बल नहीं है। क्या ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है, कानून वर्सेस संघ की ही लड़ाई है, या ये कुछ और है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे? शायद बीजेपी दक्षिण में एक दरवाजा तलाश रही थी, दक्षिण में मजबूती के लिए कुछ ना कुछ तलाश रही थी, जो उसे अब मिल गया है। लेकिन अगर ऐसा था और ऐसा है तो अब अगले कैंडिडेट का क्या, क्यों नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो भी पत्ता खेलती है वो कहीं ना कहीं अपना ग्रुप का एक इको बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको ठीक करवाइए पहले जी। हाँ, तो वो अपनी आस्तीन में से कौन सा पत्ता निकाल करके कब चलती है आपने देखा होगा। और इसके अंदर ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो राधा कृष्ण जी हैं वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो पूजा जी आपको मैं एक चीज बताऊं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस पृष्ठभूमि से आती है। और आज की तारीख में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राजनीति के लिए कोई अछूत नहीं है। और रही बात यहाँ पे तमाम जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उनके अंदर भी गाहे बगाए एक दो पार्टियों को छोड़ करके, केवल एक या दो पार्टियों के छोड़ करके तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी ना किसी कालखंड के अंदर सहयोगी दल रह चुकी है। और उनको वो उसके बावजूद सहयोगी दल रह चुकी है। चाहे आप ममता बनर्जी की बात करें, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, या चाहे आप तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करेंगे, उनमें से दो चार को छोड़ करके तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल रह चुके हैं, या यूं कहें कि गठबंधन में आ चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, उनके लिए आरएसएस कोई अछूत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दल, कुछ दल है जो आरएसएस को अभी भी अछूत बनाए हुए, आरएसएस को अभी भी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक नैरेटिव पेश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है उपराष्ट्रपति की, और अभी उपराष्ट्रपति की चुनाव की, और अभी मैं पूजा जी को सुन रहा था, पूजा जी कह रही थी कि वो कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी हो सकता था, वो किसी दलीय स्थिति से जुड़ा हुआ नहीं होता था। तो देखिए, इसके अंदर तो एक चीज कही जा सकती है कि पर उपदेश सगुन बहुतेरे। अगर आप हामिद अंसारी जी से लेकर के हामिद अंसारी जी से लेकर के सन 1950 तक का इतिहास देखेंगे, तो आप ये बताइए कौन सा उपराष्ट्रपति ऐसा था कि जो कांग्रेस शासित सरकार के अंदर नॉन पॉलिटिकल था, जो कांग्रेस से नहीं जुड़ा हुआ था, जो न्यूट्रल था, जो दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यम मार्गी, सबका सहायता था, सबको एक, यानी कि दोनों आंखें एक ही दृष्टि से देखती थी। ऐसा नहीं होता है। जो पार्टी सत्ता में होती है कहीं ना कहीं वो, और दूसरी इसके अंदर एक बात बताइए, ये भी तो बता दीजिए। पूजा मिश्रा जी, कांग्रेस के समय में अगर वाइस प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लेना चाहा तो ऐसा नहीं खुद का इस्तीफा ले लिया गया कि आप डिसीजन ले करके दिखाइए, अगर आप डिसीजन लेंगे ना तो हम आपका इस्तीफा ले लेंगे। ये भी तो नहीं हुआ था। इतिहास में तो कई सारी चीजें ऐसे हुई थी जो आज हो रही है, कभी नहीं हुई थी। लाल किले से कभी जो किसी संगठन का जो तारीफ नहीं किया गया हुआ था, वो हम आज की तारीख में देखा हमने कि लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है किसी संगठन की तारीफ कर रहे हैं, सीधा जो है स्वतंत्रता संग्राम की तारीफ किए हुए। तो ये सब तो पहली बार हो रहा है ना। जब पहली बार जब कुछ चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल जो है संसद की परंपरा से विपरीत जाएंगे, तो ये प्रश्न उठेगा। अब मैं कुछ बात करूं, जो है ऐसे जो व्यक्ति को क्यों प्रत्याशी बनाया, जो पार्टी लॉयल्टी है, क्या पार्टी लॉयल नहीं है वो? अगर पार्टी लॉयल नहीं होते तो वो क्या? अब मैं बात करूं, पूजा जी मैं बोलूं कुछ, बता दीजिए। नहीं, अगर आपने कहा कि बहुउपदेश तेरे, तो बहुउपदेश तेरे वही भाजपा के भी कह दीजिए ना। उपदेश कि आप आए नहीं, आप जो है संसद की परंपरा को नहीं निभाए, संसद की परंपरा को निभाना चाहिए था। तो आप बोलिए ना उनको कि आपने कितना संसद की परंपरा आप निभाई। 2014 से लेकर के 2025 तक जितनी संसद की परंपरा जो है एनडीए की सरकार ने, भाजपा ने की हुई है, इतनी संसद की परंपरा कभी नहीं टूटी थी। और आप क्या हो, पता ही ना चला हो कि किन कारणों से लिया गया। पूजा जी बता दीजिए वाइस प्रेसिडेंट जो पूजा जी सुन भी लीजिए, पूजा जी सुन भी लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, सुनिए पूजा जी सुनिए, कार्रवाई कर देंगे हम की तरीके से। थोड़े धैर्य के साथ बता दीजिए ना। मैं बात करूं पूजा जी? जी बोलिए। हाँ,
देखिए ऐसा है कि इस देश में बहुत कुछ देखा है। सन 1951 से लेकर के 2014 तक तमाम जो यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं थी उनको भी देखा है, उनको किस तरीके से नॉमिनेट किया जाता था वो भी देखा है, उपराष्ट्रपति किन किन लोगों को कैसे कैसे उपराष्ट्रपति चुना जाता था वो भी देखा है। और आज जो कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई गैर कानूनी से प्रधानमंत्री लगातार पिछले 11 वर्षों से केंद्र की गद्दी पर बैठा हुआ है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 11 सालों तक लगातार सत्ता से दूर रही है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो लोग कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस को पटकने के लिए जो दल पैदा हुए थे, जो दलों की जो उत्पत्ति हुई थी, वो दल आज कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसको कहते हैं सांप और छछूंदर एक ही तट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इन चीजों के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बताया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप जनता के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं, सारी सुविधाएं आप अपने हिसाब से करना चाहें, अगर मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, अगर आप इसी पॉलिसी पर अगर कहें कि भाषा का थोड़ा देश की आत्मा को नहीं जानते, देश में संजीत जी काउंटर है आपका, संजीत जी काउंटर है आपका, संजीत जी काउंटर है आपका, बताइए आप। संजीत जी बोले, बोले सर बोले। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार की बहस भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या है? जमीनी हकीकत ये है जिस प्रकार की ओम प्रकाश धनखड़ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने जिस प्रकार की बेइज्जती के साथ उपराष्ट्रपति पद से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, आज लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात छाई हुई है। लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात छाई हुई है कि एक कानूनविद जो उपराष्ट्रपति था उसे मध्यावधि में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। कारण सभी लोग जानते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीपी राधाकृष्णन कौन है? सीपी राधाकृष्णन कौन है? जैसे आप चुनाव आयुक्त को बीजेपी का यस मैन कहते हैं, वैसे ही यस मैन है वो यस मैन भी नहीं है। वो यस मैन होता है कि हम आपकी बात से सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस के वो कार्यकर्ता हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं गुलाम करता हूं, लेकिन आपके कई सहयोगी, आपके कई सहयोगी संजीव यस और नो कहने की भी आदत नहीं है उनको। रुकिए सर, आपके कई सहयोगी, संजय राउत का मैं बयान सुन रही थी और भी कई लोगों का बयान सुन रही थी, झारखंड से कुछ नेताओं का बयान मैं सुन रही थी, जहां जहां भी वो राज्यपाल रहे हैं वहां मैं बयान सुन रही थी। सभी ने कहा कि बहुत सुलझा हुआ, बहुत बैलेंसिंग नेचर है उनका, सभी को मौका देते हैं, पेन लेते हैं, इस तरह का उनका नेचर है। लेकिन आज जब आपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सर ये तो ठीक बात नहीं है ना? या तो आप तब डिनाई कर देते या तो आप आज डिनाई कर दे रहे हो। नहीं, क्या डिनाई करना था और क्या एडमिट करना था पूजा जी? सर पहले आपको उसी व्यक्ति की पर्सनालिटी ठीक लग रही थी, आपके कई सहयोगियों को लग रही थी। हमने कभी नहीं कहा राधाकृष्णन की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अरे संजय रावत जी का बयान है, आप जबरदस्ती अपनी बात रखना चाहते हैं। संजय रावत जी का बयान है, बोले आर.के. मिश्रा जी, काउंटर है आपका। संजय रावत जी का बयान है। संजीत जी, आप संजय रावत जी के बयान को सुन लीजिए। आप राधा कृष्णन जी के बारे में उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद जाकर के आप कहिएगा जो कि आप, अरे भाई आप एक चीज तो समझिए, आपने कैंडिडेट खड़ा किया लेकिन आपने ये चीज नहीं कहा जो कि कैसे आप संख्या बल इकट्ठा करेंगे। क्या आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं? क्या कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं? आप खुल करके बोलिए तो सही। कांग्रेस अपने अंदर में क्या छिपा करके बैठी है? कैसे, क्या बोले संजीत जी, बोले कोई ऑपरेशन करेंगे आप? अरे बोलिए ना भाई, मैं बता रहा हूँ ऑपरेशन ही होगा। हाँ बोलिए सर। सुनिए ना, सुनिए, ऑपरेशन होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। बहुत गहरी असंतुष्टता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लोग नरेंद्र मोदी जी को नहीं पसंद करते हैं, वहां के सांसद नहीं पसंद करते हैं। ऑपरेशन होगा भारतीय जनता पार्टी में। मैंने तो कहा ना, आपने जवाब नहीं दे सके आप।
भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता आज तक नरेंद्र मोदी जी नहीं चुने गए हैं। क्या जवाब है आपका? आर.के. मिश्रा जी बोले। देख, अब यही तो चीज मैं कह रहा हूं, जो कि आप जो बोल रहे हैं वो हास्यास्पद है। हास्यास्पद है संजीत जी। आप ये कैसे समझ रहे हैं जो एनडीए के संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है और भाजपा के अंदर में उनको नहीं चुना जाता है? ये बड़ा ही नहीं चुना गया है। आप बता दीजिए ना किस तारीख को चुना गया। अरे भाई आपको आज वो तारीख बता यहाँ दीजिए। पर अब मैं क्या बोलूं आपको, यहाँ पर तारीख क्या बता बोलूं दीजिए। आपको, जो कि आपको लैक ऑफ नॉलेज दीजिए। है, लैक आप ऑफ तारीख नॉलेज बता है, दीजिए आपको ना। पता ही नहीं है कुछ, आपको पता ही नहीं तारीख है बता कुछ, दीजिए। आपको पता ही नहीं है कुछ। आप कम से कम ये तो बताइए, एक तो संख्या बल की बात है, दूसरी बात आप संसद को नहीं चलने देना मैं चाह रहे हैं। क्या बता वजह दीजिए है? संसदीय दल के नेता मानसून चुने सत्र गए। खत्म होने वाला है और आपने संसद को एक दिन भी नहीं चलने दिया, इसका भी तो जवाब चाहिए। संसदीय दल का नेता इसका भी तो जवाब प्रधानमंत्री चाहिए भाई। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने कब सुना? राष्ट्रपति का तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, इसके लिए तो कुछ कहिए यहाँ पर। आप क्या बात इधर जनता उधर के घुमाइए टैक्स मत के मिश्रा पैसे जी। को आप ऐसे ही बात काम की बात जाएंगे? बोलिए जी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, निरंजन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सर मुझे ये बताइए कि अगर कांग्रेस जिस एजेंडे के साथ में आगे बढ़ी है और उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने रखा है, अगर वो उस एजेंडे में सफल होती है तो बिहार चुनावों के अंदर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दक्षिण में कांग्रेस कंपैरेटिवली बीजेपी के स्ट्रांग है ही, बोलिए। देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का केवल इस समय एक ही उद्देश्य रहा होगा, अपना कैंडिडेट उतारने का, और वो उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से अभी एक पहले पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती थी लेकिन उसमें कटुता नहीं होती थी, आज जिस तरीके से कटुता हो रही है, कहीं ना कहीं इस संघर्ष को आगे जारी रखने का, और जनता के सामने ये मैसेज ना जाए, बिहार के चुनाव से पहले संदेश ना जाए कि राजनीति के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा में आए हैं। बाकी कांग्रेस भी इस चीज को जानती है कि संख्या बल के हिसाब से दूसरी तरफ जो फ्लोर मैनेजमेंट है, फ्लोर मैनेजमेंट अगर यहाँ पे संख्या बल समान भी होता तो भी फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में आपने देखा होगा पिछले 11 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो इनको साफ पता है कि भाई इस राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा, लेकिन केवल एक संदेश देने की उनका उद्देश्य है, और वो संदेश ये देना चाहते हैं कि हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, हमने फाइट किया। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से उन्होंने संदेश स्पष्ट बोला है, उन्होंने संदेश स्पष्ट बोला है। मेरे ख्याल से शुरुआत में बाइट आपने निरंजन जी सुनी नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि पूरी लड़ाई कानून वर्सेस संघ की है। नहीं, इसके अलावा एक चीज और है पूजा जी, और वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने आंध्रा का कैंडिडेट दिया है, कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इनका निशाना है। ये चीज देखना चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश को अहमियत देते हैं या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। अगर चंद्रबाबू नायडू का यहां से कहीं ना कहीं फिसलते हैं या दुविधा में होते हैं तो इनका, मेरे हिसाब से इनका एक उद्देश्य सफल होता है। तो ये सारी चीजें, राजनीति तो आपको पता ही है कि घात प्रतिघात का राजनीति, शय और मात का खेल है, उसी को विपक्ष चलने का प्रयास कर रहा है, और मैं इसमें कोई गलत भी नहीं मानता। कोड आपका ब्रेक हो गया संजीत जी, आप कह रहे थे कि हम बताएंगे नहीं, आपको फ्लोर पे पता चलेगा, कोड तो ब्रेक हो गया आपका, बताइए। देखिए, मैं समझता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग एवं देश के तमाम राजनीतिक चिंतक इस बार उपराष्ट्रपति का जनता चुनाव को छोड़िए, अभी सांसदों पे रहिए, अभी जनता का समय नहीं है, हम बिहार पे डिस्कस करेंगे तो जनता कर लेंगे, अभी सांसद करते हैं। मैं सांसदों की बात कह रहा हूं, तो वह भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए बेकाबू है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी के अहंकार के खिलाफ ये चुनाव है, अमित शाह की अहंकार के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि असंतोष पार्टी के अंदर है, एनडीए के अंदर है, एनडीए के अंदर असंतोष है, और वो इस इलेक्शन में सामने आएगा निश्चित रूप से, कोई शक ही नहीं है। मिश्रा जी बोलिए, आर.के. मिश्रा जी, असंतोष है और सामने आएगा। हालांकि खटपट की खबरें तो आए दिन हम भी सुनते रहते हैं, बताइए।
पूजा जी देखिए, संजीत जी अभी जो कह रहे हैं, हम भी यही हैं, पूजा जी आप भी यही हैं, संजीत जी भी यहीं पे हैं, निरंजन भी हैं, पूजा जी भी हैं। सब देखिएगा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और किस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि किस तरह से चुनाव होता है और किसको कितना वोट मिलता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि देश के नाम जो संदेश, जो संसदीय पटल है, जो वहां पर बात होनी चाहिए। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूं कि हमारा मानसून सत्र ऐसे ही चला गया। बहुत सारे ऐसे बिल थे जो जनता के हित के थे, जनता के मुद्दे थे, लेकिन उनको जिस तरह से विपक्षी दलों ने तार करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग संसद को चलने नहीं दे रहे। बिल था कि जो है होटल में हम कैसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के वोटर के अधिकार का हनन हो रहा था और क्वेश्चन आयोग में हम कह रहे थे एक क्वेश्चन जो है ले लिया जाए एसआईआर पे। उस वक्त जो है इनके मंत्री महोदय, जो पर्यटन मंत्री महोदय हैं, तो पूजा मिश्रा जी देखिए, हम जो है पूजा मिश्रा जी मैं हर बार ये बात कहती हूँ जब एसआईआर पर चर्चा होती है, मुझे लगता है कि मैं अब एसआईआर एक्सपर्ट हो चुकी हूँ एसआईआर पे डिबेट कर करके। तो आप ये समझ लीजिए कि जो मुद्दा कोर्ट के अंदर विचाराधीन है उस पे संसद के अंदर कैसे चर्चा हो जाएगी, ये तो बहुत इंटरनल बात है। एक क्वेश्चन भी कैसे ले लिया जाएगा, चर्चा कैसे हो जाएगी, ये तो न्यायपालिका की तौहीन करना हो गया ना। मुझे लॉजिकल बात बताइए। करना नहीं हो गया, क्या बात कर रही है? जब जो आप यहाँ पे जो है न्यायपालिका ने कोई डिसीजन ले लिया, आप अधिवेशन ला करके बदल सकते हैं। आप अब जो है कह रहे हैं कि हम कैसे संजीत जी बोल रहे हैं, संजीत जी डिस्कशन कैसे कर लिया जाए बताइए। आरके मिश्रा जी बोले डिस्कशन करना है नहीं करना है। इनको ना लॉजिकल और इलॉजिकल, इनको कानूनी, इनको ना न्यायपालिका से मतलब है, ना न्यायिक व्यवस्था से मतलब है, केवल ये अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर वापस आते हैं, 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 अपने अलग अलग स्टेट। पूजा जी उपराष्ट्रपति चुनाव पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी एनडीए इस खेमे के अंदर असंतोष है क्या दलों के बीच में? कुछ लोग टूटेंगे लगता है ये? बोलिए पूजा जी। मेरे से सवाल है। बिल्कुल आपसे ही। बिल्कुल अभी इन्होंने बोला ना, भाजपा के प्रवक्ता ने बोला ना कि आप देखिएगा यही है, हम भी यही कहते हैं कि आप भी देखिएगा पूजा जी, हम लोग यहीं पे हैं। चुनाव भी होगा वाइस प्रेसिडेंट का और उसमें पता भी चलेगा कि जो आप किसी को बोलने नहीं देते हैं, आपके खुद के जो है सांसदों को आपके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ जाता है, आपसे प्रश्न पूछने के लिए परेशान होना पड़ता है, वो जो है वेट कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले, कब वो अपने मौका मिलने पर उसको एक्सरसाइज करें, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आपने अपने आरके मिश्रा जी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपके सांसद कराई हुई वो वेट कर रहे हैं। मैं पूजा जी इतना कहना चाहूंगा, मुझे ये बताइए आरके मिश्रा जी एकदम स्पष्ट बताइए, मुझे एक बात स्पष्ट बताइए, 426 आपके सांसद हैं, 426 आपके सांसद हैं, 426 के 426 वोट पड़ेंगे। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ, 426 के 426 वोट पड़ेंगे। लोकसभा में 293 और 134 राज्यसभा के अंदर 427, आपको 427 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 355 के अंदर में मैं कह रहा हूं कांग्रेस और सपा के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस सपा के प्रवक्ता यहाँ पर याद करके आप सुन ले, आप वो अंतरात्मा में घुसने वाला समय गया। आप बहुत जो है अंतरात्मा में घुस गए, आप ऐसे ही ढोल पीटते रह जाएंगे, आप ऐसे ही ढोल पीटते रह जाएंगे और आपकी तरफ से जो सांसद है, जो क्रॉस वोटिंग का आप वेट कर रहे हैं, वो आप लोगों की तरफ अभी तो चुनाव होना है, जिस तरह से धोखा दिया जाएगा आप देखेंगे, आप ठीक है। निरंजन पोद्दार जी आपके पास आऊंगी। क्रॉस वोटिंग की संभावना आपको लग रही है क्या दोनों तरफ से? हालांकि डंके की चोट पे कह दिया आरके मिश्रा जी ने, 427 हमारे तो हैं ही, 355 में से भी कुछ कटके इधर आ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, नैरेटिव जिस तरीके का लगातार चल रहा है, अगर सिलेक्शन हो जाता है राधाकृष्णन जी का और वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा क्या पहले से बेहतरीन चलेगी या पहले जैसी चलेगी, कैसी चलेगी, क्या लगता है? ऑडियो नहीं जा रहा है, निरंजन जी को ऑडियो नहीं जा रहा है। संजीत जी इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा प्लीज।
पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वह आरएसएस का कार्यकर्ता है और देश के अंदर आरएसएस की सरकार चल रही है। तो कोई नई बात राधा कृष्णन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नाम नया खोज करके नहीं ला पाई। मैं समझता हूं वही घिसे पीटे चेहरे। नहीं, आप तो आरोप लगा रहे हैं ना, कई बार आपने बोला है कि धनखड़ साहब जो है वो विरोध में खड़े हो जाते थे, इस वजह से उनको हटाना पड़ गया, तो राधा कृष्णन जी तो नहीं खड़े होंगे ना, ये कह रहे हैं आप? मैंने नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, मैंने नहीं कहा कि वो मोदी जी के विरोध में थे, ये आप कह रही हैं। और ये लोग कयास लगाते हैं कि मोदी जी, उन्होंने तो रीढ़ की हड्डी नीचे कर ली थी, टेढ़ा कर लिया था। ये मोदी जी बताएं, अमित शाह बताएं कि किन कारणों से ओपी धनखड़ को आपने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, किन कारणों से ओपी धनखड़ को बेइज्जत करके आपने इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है। क्या आप ये मानती हैं कि ये अपने आप में असंतुष्टि का कारण नहीं बनेगा? आर के मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, आर के मिश्रा जी बोलिए। मिमिक्री जो आप लोग करते थे, मिमिक्री तो आप लोग करते थे धनखड़ जी का, वहां पर फिर राहुल गांधी आपके नेता वहाँ पर वीडियो बनाया करते थे। हर माननी चाहिए आप लोगों को, हर माननी चाहिए उपराष्ट्रपति पद के हर जो घटना है उसको आप लोगों ने। निरंजन पोद्दार जी के पास जाऊंगी, ऑडियो सभी के डाउन कीजिएगा। निरंजन पोद्दार जी देखिए, पूरी डिबेट को कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आ रही हूँ, पूजा मिश्रा जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ मैडम, आपके पास ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे। पूजा जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा। निरंजन पोद्दार जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिएगा। क्या नैरेटिव को लेकर के जिस तरीके की तस्वीर पेश की जा रही है उससे बेनिफिट होगा क्या कांग्रेस को? और दूसरी तरफ ये चुनाव जिसमें संख्या बल का जिक्र हो रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि 427 हमारे 355 में से भी कट के आएंगे, कांग्रेस कह रही है कि 427 से कट के इधर आएंगे, बताइए तस्वीर क्या है? देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से अभी विपक्ष की जो रणनीति है वो ये है कि जिस तरीके से ये इस बार गठबंधन की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। और इसको हर एक उस कार्य के ऊपर हर एक पग पग पे इस सरकार का इतना जीना दूभर कर दो, इनकी धरती इतनी गर्म कर दो कि मोदी जी के जूतों में भी छाले पड़ जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष की ये रणनीति है। और अगर विपक्ष इसी रणनीति के ऊपर आगे चलता है तो देखिए, एक चीज निश्चित रूप से अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कहीं ना कहीं मोदी जी के जो तिलस्म था, मोदी जी का जो एक वर्चस्व था, मोदी जी की बात का जिस तरीके से जनता के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता था और पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अंदर खाते असंतुष्टि ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 आरएसएस की वजह से नहीं, इसमें वजह आरएसएस नहीं है पूजा जी, इसके अंदर वजह है जिस तरीके से पिछले 11 वर्षों से पार्टी और सरकार संचालित की गई। क्योंकि ये चीज मुझे कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि जिस तरीके से पार्टी केवल कुछ हाथों से, मतलब इतना बड़ा संगठन केवल कुछ हाथों में सिमट कर रख दिया गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए, एक प्रदेश के अगर किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बनेंगे, उसका भी फाइनलाइजेशन यहाँ केंद्र से होकर के जाएगा, अमित शाह जी से होकर के जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असंतुष्टियां बढ़ती है। लेकिन जब तक पार्टी जीतती रहती है तब तक सब चुप रहते हैं। ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न तब होती है जब कहीं ना कहीं जो जहाज है वो हिलने डुलने लगता है। तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं इसी रणनीति पे काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक स्थिति है, कहाँ तो निरंजन जी बीजेपी वाले कहते थे कि विपक्ष कोई काम नहीं करता, चलिए काम करना तो शुरू किया। ये बात राजनीतिक विश्लेषक अगर कह रहे हैं तो इनके लिए अच्छी बात है। ये मेरे से प्रश्न, बिल्कुल आपसे ही मैं बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं पूजा जी, ऐसा है, देखिए हमें जो राजनीति के अंदर जो दिखाई देता है, हमें जो लगता है कि भाई अभी क्या माहौल चल रहा है, हम उसी हिसाब से अपना विश्लेषण देते हैं। और इसके अंदर बस फर्क इतना है कि कई बार जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो इसका पिट्ठू या उसका पिट्ठू। हम विशेषकर मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे जो मन के विचार हैं, मेरी जो समझ है, अपनी समझ से मैं अपने विचार, ठीक है सर, कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूजा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, डिबेट को कंक्लूड कीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लास्ट प्रतिक्रिया बताइए।
देखिए पूजा जी, जो इंडिया ब्लॉक ने प्रत्याशी लड़ाया हुआ है, हमने शुरुआत में कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरी के तौर पे हमने लड़ा हुआ है लीगल एक्सपर्ट को। और ये कहना कि नहीं हम देख लेंगे 355 भी ये नहीं पाने वाले हैं, तो वो सिचुएशन नहीं है। आपके सांसद, आपकी ठीक है। जनता भी नाराज ठीक है, है। संजीत जी 20 सेकेंड्स बोलेगा सर। करेंगे एक अच्छे व्यक्ति देखिए, के लिए। कांटे की लड़ाई है और ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। ठीक है, आर के मिश्रा जी 20 सेकेंड सर, कंक्लूड पूजा कीजिए। जी देखिए, हमने हमेशा से ही इनके धनखड़ जी के भी कार्यकाल में बहुत अच्छा राज्यसभा चला था, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और आगे आने वाले समय में जो हमारे कैंडिडेट हैं निश्चित तौर पर अपनी विजय प्राप्त करेंगे और देश को एक अच्छा उपराष्ट्रपति, जो एक संसदीय गरिमा की बात होती है, वो बिल्कुल मिलेगा, इसमें कहीं कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस चर्चा को अपने विचारों से सजाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। आप क्या समझे, इस पूरी चर्चा का लबोलुआब क्या है, आपके जहन में क्या आया? कानून वर्सेस संघ, INDIA वर्सेस NDA, क्या मुद्दा ये है कि दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये पावर टेस्टिंग है कि आखिरकार 427 इनके, 355 इनके, कौन कितना टूटता है, कौन कितना किधर जाता है। संख्याएं बहुत कुछ इस बार बताएंगी, ये आंकड़ा बहुत कुछ बताएगा। ये तय है कि एक हार रहा है, एक जीत रहा है। कांग्रेस को पता है कि वो शायद हार ही रही है, लेकिन आंकड़ा अगर कुछ लेवल तक अपग्रेड होता है, बढ़ता है, तो मतलब असंतोष है और सही जगह पर वार किया जा रहा है। और बीजेपी को भी पता चलेगा कि शायद अति आत्मविश्वास अभी भी बाकी है। बस छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।